नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे और इसमें का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो हम लोग हर टॉपिक को सशरी निगाहों से देखते हुए चलेंगे, वैसे सूत्र का डिवाइज करेंगे। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता क्या है? जैसे कि कोई कण हो या क्षण हो, इसमें बराबर प्रोटॉन होता है और बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात बराबर धनावेश होता है, बराबर ऋणावेश होता है। हमेशा ये उदासीन रूप में रहता है। जैसे कि आप देखिए, एक क्षण यहाँ पे दिखाया गया जिसमें से ऋण आवेश है यहाँ पे और ये पॉजिटिव आवेश है। पॉजिटिव आवेश को हम नीले पेन से प्रदर्शित किए। मान लीजिए कि हम दो ठो ऋण आवेश को बाहर निकाल देंगे, तो इसमें आपके धन आवेश 2 हैं, अधिकता हो जाएगी, अतः यह धनावेशित हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई और क्षण, एक दूसरी क्षण हमने ले लिया, तो इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अगर इनमें से हम 2 धन आवेश निकाल दें तो इसमें से ये क्षण जो है ऋणावेशित हो जाएगा। किसमें? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। अर्थात कोई भी अगर क्षण हो, कोई भी ब्रह्मांड में लकड़ी हो या कुछ भी हो, उसमें धनावेशित कण भी होता है और ऋणावेशित कण, और दोनों समान अवस्था में होता है। अगर आप पॉजिटिव निकालेंगे तो उसमें ऋणात्मकता का अधिक हो जाएगा, इसलिए वह ऋणावेशित हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश का संरक्षण। देखिए, वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है? वैद्युत आवेश का संरक्षण यह है कि ना हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे है कूलॉम। कूलॉम को देख लीजिए थोड़ा सा, Q बराबर I। ये जो है यही है कूलॉम, और ये जो I है एम्पियर अर्थात धारा, और ये T है जो शक्ति। अर्थात अगर हमको एक कूलॉम को प्रदर्शित करना है, मान लीजिए एक कूलॉम को हमें परिभाषित करना है, तो हम क्या करेंगे? तो मान लीजिए कि एम्पियर, आई की जगह पे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे और समय 1 सेकेंड। तो देखिए, तो Q बराबर जब IT करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलॉम। तो अर्थात अगर 1 एम्पियर की धारा किसी चालक तार में, तार से तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी, चालक तार में ही तो धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए कि जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो उस तार में से 1 कूलॉम आवेश गुजरते हैं। देखिए, इसमें अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, एक और है इसमें, जिसमें 2 ठो आवेश हैं। अगर ये बराबर समान दूरी पर रखे हैं और इनमें समान धाराएं, I एम्पियर की धारा इसमें भी, I एम्पियर की धारा इसमें भी प्रवाहित हो रही है, तो ये प्रति लंबाई में जो बल होगा, ये खुद को 2 गुणे 10 के पावर 7 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करेंगे, तब उनमें 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा जब एम्पियर के नियम को हम लोग पढ़ेंगे, तब वैसे तब तक के लिए ये सही है कि बराबर प्रति एकांक लंबाई में जो बल प्रतिकर्षण बल होता है, अगर वो दोनों एक ही धारा में, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 गुणे 10 के पावर 7 न्यूटन। अब जो अगला टॉपिक है आपका, देखिए आवेश का क्वांटम प्रकृति। देखिए आवेश का क्वांटम प्रकृति क्या? देखिए आवेश का क्वांटम प्रकृति ये है कि आवेश को अभिन्न तरीका से विभाजित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि एक सेव है, वैसे सेव की तरह नहीं बना पाए हैं, गोला है, तो इसको मैंने आधा कर दिया तो 1/2, 3 भाग में कर दिया तो 1/3। इसी तरह हम उसे आवेश को छोटा नहीं कर सकते हैं, हमेशा उसे पूर्ण गुणक के रूप में रखेंगे। जैसे 1 कूलॉम, 2 कूलॉम, या 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन,
हम 2/3 इलेक्ट्रॉन ये नहीं कर सकते हैं, 1/3 इलेक्ट्रॉन ये नहीं कर सकते हैं। इसी को आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटम प्रकृति कहते हैं। अब आपके पास आ गया कूलॉम का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। तो देखिए, कहाँ पे हैं हम? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम जो वैज्ञानिक थे, ये बिंदु आवेश पर एक नियम दिए। बिंदु आवेश अर्थात कि ऐसा आवेश जो बिंदु की तरह हो, ये नहीं कि कोई छड़ हो उस पर आवेशित किया हो, ऐसा नहीं। बिंदु आवेश के रूप में मान लीजिए कि इसका Q आवेश है, Q1 आवेश, और इससे R दूरी पर एक आवेश रखा है Q2। उनके बीच की जो दूरी है वो R है। तो कूलॉम सर कहे थे कि दो स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर माने जो चल नहीं रहा, एक जगह स्थित, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब देखिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसके भी बारे में कूलॉम बताया था कि दो आवेश अगर समान प्रकृति के हों तो प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, अगर वो विपरीत प्रकृति के हों तो आकर्षण का। अर्थात देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, अर्थात पॉजिटिव ये धनावेशित और एक ऋणावेश, तो ये आपस में आकर्षित हैं। लेकिन वही अगर पॉजिटिव दो होंगे तो आपस में क्या करें? प्रतिकर्षित करें। अर्थात कूलॉम का एक नियम ये है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वही यहाँ पर है। तो देखते हैं कूलॉम का नियम। तो देखिए, दो हैं आवेश, एक Q1 और एक Q2, और बीच की दूरी में R। तो हमें F की गणना करना है। तो इसका सूत्र कूलॉम जी बताए थे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती है। अर्थात मात्रा इसकी क्या? Q1 Q2, ठीक है। तो हमें Q1 Q2 अर्थात F प्रोपोर्शनल टू, मतलब समानुपाती Q1 Q2, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती है। अब उसके आगे, और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात 1/r²। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए, जब दोनों पता ही है तो हम एक में मिला सकते हैं। तो देखिए, मिला रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन R²। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अगर हम इसको हटाकर K रख दें तो कोई परेशानी होगा? नहीं होगा। काहे नहीं रख सकते? F बराबर K Q1 Q2 अपन R²। यही है आपका न्यूटन छोड़िए, यही है कूलॉम का नियम। जिनमें से यहाँ पे K की जगह पर हमें सुविधा अनुसार अगर K का मान निकाला गया इस तरह, K बराबर F_r² अपान Q1 Q2। तो देखिए, जब गणना किया गया तो इसका मान आया 9 × 10⁹ F_r² अपान Q1। जब इसको मतलब हल किया गया तो आया, तो इसी जितना इसका मान है, एक है अंक उसी के बराबर है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट वायु में किस पैदुशीलता है इसकी। तो देखिए, 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान भी 9 × 10⁻⁴ था। तो इसीलिए K की जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं? 1/4π एप्सिलॉन। तो इतना आ गया कूलॉम का। अब आपका जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है एप्सिलॉन का मान तथा मात्रक। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एप्सिलॉन आपको कहाँ दिख रहा है? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का हमें मान भी निकालना है और मात्रक भी। तो बिठा दिया जाए।
1/4πε0 का मान ये होता है। अगर हमें इसका मात्रक निकालना हो तो आसान है, निकाल रहे हैं। अरे टिका तो नहीं। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, थोड़ा हम 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 है, तो हम इसका भी मात्रक निकालने लगे हाथ इसका भी कार्य करते रहे। तो देखिए अभी आप लोगों को मैंने बताया f बराबर 1/4π, क्योंकि k की जगह पे हम 1/4π रख सकते हैं, Q1 Q2/r²। ठीक है, तो हमें चूंकि f का मान न्यूटन है आपको पता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिटा दें। तो देखिए दोस्तों, अब 1/4πε का हमें मात्रक निकालना है, तो देख रहे हैं मात्रक निकालना है। तो देखिए इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो FR² और Q2 बराबर 1/4πε। अब आपके पास ये मान निकल रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब देखिए आपका बल का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन, स्वाभाविक है, आपको पता है। आर माने दूरी, जब डिस्टेंस का आपको मात्रक आपको पता होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पता होगा, मीटर पता है, तो हम रख दे रहे हैं मीटर, और मीटर के वर्ग, इसमें कोई परेशानी है। अब बटा के कूलॉम, अभी मैंने आपको कूलॉम के बारे में बताया, Q बराबर I/T, तो I एम्पियर, T सेकेंड, तो इसका मात्रक एक और हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, या Q का भी तो कूलॉम बताएं, तो यहाँ पे एम्पियर सेकेंड भी रख सकते हैं या कूलॉम, आपकी मर्जी। तो हमने कूलॉम रख दिया, तो कूलॉम। अब देखिए कूलॉम के दो ठोन, तो देखिए वो Q1 Q2 है, इससे क्या मतलब है, या वो मान में छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन मात्रक तो एक ही है। तो इसका मात्रक हो गया 1/4πε0 का जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर यहीं से हम चाहें कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल दें, क्योंकि हमें यही निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो देखिए इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं। देखिए इसमें एप्सिलॉन नॉट है, और जो वो 4π है इसका कोई मतलब नहीं है, तो भाई कांस्टेंट है। अब कहे कोई 2 का मात्रक का होला, तो बता पाएंगे ना ना। तो देखिए 4π है, उसी तरह वो उसका कोई मात्रक होता नहीं, वो कांस्टेंट है। तो हमें 1/ε0 अर्थात वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता हमें का मात्रक और विमीय सूत्र टाइप का निकालना है। तो देख 1/ε, इस तरह लिख सकते हैं 1/ε, इधर ये 4π कर दे रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। आप समझ जा रहे हैं, उतना ही लिखते रहे। अब 4π का कोई मात्रक उतरक है नहीं, तो इसको भूला जाए, भूला जाए, तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर बराबर 1/ε0। ठीक, अब देखिए इसको जब हम पलट देंगे तो यो पलट जाएगा, ऐसा तो आप जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप भूल गए होंगे। तो देखिए तो इसमें लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन बराबर कूलम स्क्वायर बटे के न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपका एप्सिलॉन का मात्रक हो गया। अब आप कहें विमीय सूत्र निकालिए, तो हम लोग 11 में पढ़े, तो देखिए कूलम, तो विमीय सूत्र आसान है निकालना, आप परेशान मत होइए। देखिए यहाँ से हमें डायरेक्ट हम विमीय सूत्र निकाल, और आप देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं, तो इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/ε, क्योंकि देख लीजिए, छोड़िए यहाँ उसी को करते हैं, मान लीजिए कि इसी को यहाँ पे ले रहे हैं, FR² Q1 Q2 बराबर 1/4πε। देखिए हमें विमीय सूत्र निकालना है, तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, विमीय सूत्र। तो देखिए न्यूटन, आप लोग न्यूटन का पढ़े होंगे, बल का पढ़े हैं एम में, फादर बराबर माँ, पढ़े कि नहीं। तो देखिए यम का तो एम, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, वेग का विस्थापन बटे के समय अंतराल, और पूरा इसका होता है LT के पद में।
एम एल टी के पावर माइनस 2 एफ का होता है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, कोई प्रश्न, एम एल टी की पावर माइनस 2। अब उसके बाद आर अर्थात डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी का मात्रक मीटर, और मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यल। तो यल की पावर इसको अपान Q1 Q2। देखिए इसका फिर से Q1 Q2 को मैंने बताया Q बराबर IT। तो I का एम्पियर और उसका सेकेंड। तो एम्पियर का तो ए ही रहेगा, लेकिन सेकेंड टी पे चला जाएगा, AT हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो AT, लेकिन दो ठो है, A स्क्वायर T स्क्वायर, ये भी रख सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं। तो अब आप इसको हल करें तो हो जाएगा M, यल एक है और ये दो, 3 T के पावर माइनस 2, और ये जो है ये ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, और A के पावर 2। अब इसको आगे पीछे सजा लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी 1/ε0 की बात कर रहे हैं, ठीक है, हो रहा है। देखिए 1/ε0 पे हमने हल कर दिया। अब इसको पलटेंगे तो ये पलटाएगा कि नहीं। इसका मीटर का एल स्क्वायर और ए स्क्वायर टी के पावर 2, यही होता है ना एम्पियर। अब देखिए 1/ε0 हम लोग अभी गलती कर रहे थे, लेकिन सही। देखिए एप्सिलॉन को हम जब पलटेंगे तो ये भी पलटेगा 1/पे, तो ये हो जाएगा m के पावर -1, और ये l के पावर -3, और ये t के पावर 4, और ये a के पावर 2। आप सजा लीजिए इसको, आपका ये मात्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे हम आ रहे हैं। तो देखिए अब है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ठीक। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये k है, जो इसमें हम सूत्र पढ़े हैं बराबर k Q1 Q2 अपॉन R। जैसे देखिए अगर ये निर्वात में इसका मान 1 होता है, क्या होता है, वायु में इसका मान 1 होता है। अगर आप कोई आवेश ले लें, जैसे मान लीजिए कि ये Q1 है और यहाँ पे एक Q2, ऐसे परावैद्युत माध्यम में हमने रखा है इसको, इसका 81, शायद जल का 81 होता है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए कि जल में दो आवेशों को R दूरी पर रखा, देख रहे हैं कि दो आवेशों को जब हमने इतनी दूरी पर रखा, तो यहाँ पे k Q1 Q2 है, तो k की जगह पे हमने क्या रखा है, 1/ε। लेकिन जब हम परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तो बल घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर k की जगह पे 1/4πε0 k हो जाता है। मान लीजिए इसको k स्टार हम कर दे रहे हैं, कहीं कई जगह k आएगा तो भाई स्वाभाविक बात है कि कंफ्यूजन हो जाए, तो 1/4πε0 k हो जाता है। अगर हम किसी जल में, जैसे मान लीजिए कहीं जल r दूरी पर एक Q1 और Q2 दो आवेश रखें, तो उनके बीच हम बल का गणना कर सकते हैं। देखिए कैसे करें। तो मान लीजिए कि F अभी मिटा दें, तो मिटा रहे हैं, देखिए मान लीजिए कि दो आवेश हैं, एक +Q और एक Q2, प्लस ही है, मान लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस ले या प्लस ले, वो तो प्रतिकर्षण और आकर्षण पर से रहे। तो देखिए F बराबर इनके बीच की जो दूरी है R है, तो F हो जाएगा, आपको बताए हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे K, तो K की जगह पे हमने बताया 1/4πε0 K, इसमें कोई प्रश्न नहीं। और इनकी जो जब हमने गणना किया, वायु की बात करें तो K का मान 1 होता है, अगर जल की बात करें तो K का मान 81 होता है। अब देखते हैं, आगे चल रहे हैं। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मान लीजिए कि पहले हम जल पर गणना कर रहे हैं, तो देखिए जल 1/4πε0, हमने वायु पे पहले गणना करेंगे या जल पहले मान लीजिए वायु, तो K का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R समीकरण।
फिर हम वायु पे जल में कर रहे हैं। जब जल में करेंगे तो F बराबर 1/4 ऑफ साइलन 0 Q1 Q2 अपान आर एस। यहाँ पे की है आर एस का, तो चूंकि के का मान यहाँ पे 81 है, मान लीजिए कि जल हो चाहे ना हो, उससे नहीं मतलब है, के का मान हम यहाँ पे 81 है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, जल हो, पत्थर हो, ईटा कंकड़ कुछ हो, तो मान लीजिए के का मान 81 दे दिया, तो हम रखेंगे F बराबर, ये F2 इसे कर लें, इसे F1 कर लें, कोई परेशानी नहीं। तो 1/4 ऑफ साइलन नॉट के की जगह पे हमने 81 रख दिया, Q1 Q2 अपान आर एस समीकरण। अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं, कोई परेशानी, कोनो परेशानी नहीं, कहाँ परेशानी होगी भाई। तो देखिए F1 अपान F2 इसका देख रहे हैं, F1 में जब हम F2 का भाग देंगे तो 1/4 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, यहाँ पर देखिए कट जाएगा, तो आपका ये भी कट जाएगा, 1/81 है, क्या आएगा, जितना हमने के का मान रखा है वही आया है, ठीक, कोई परेशानी। तो अब इसको हम कर दें F1 पूरे 81 बराबर F2, अर्थात अभी भाग दे रहे हैं, F1 में हमने F2 का भाग दिया तो 1/4 रुकिए एक मिनट, हमने भाग अच्छा से ले लिया, देखिए अच्छा से दे रहे हैं भाग, F1/F2, ठीक है, तो हम रख रहे हैं 1/4 Q1 Q2 अपान आर अपान इसका 1/4 यहाँ पे 81, फिर Q1 Q2 अपान आर। अब देखिए ये तो आपस में हरियाली, तो ये बटा में है तो ये नीचे ही वाला ऊपर, तो F1/F2 बराबर 4πε81 बटा के ये वाला नीचे 4πε0 के, तो के का मान 1 था तो हमने इसे कटा दिया, F1/F2 इक्वल टू 81। अब देखिए अगर इसको हम हल करें F1 बराबर 81 F2, अर्थात F1 इससे 81 गुना बड़ा है, तो या तो हम इसे यहाँ पे के ही का मनवाना है तो इसे रख सकते हैं ना, F1 इक्वल टू के F2। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से इसको देख रहे हैं, यहाँ पे हो गया, एक बार देख लीजिए, फिर थ्योरी टाइप बता रहे हैं, मिटा लीजिए, अरे उतार लीजिए, तो अब देखिए आगे आ रहे हैं, इसे मान लीजिए देखिए जो F है ये वायु में किसी आवेश के बीच लगने वाला बल है, और यम जो माध्यम, तो माध्यम में अर्थात माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा के होगा, तो उसी के अनुसार, चूंकि वायु में के का मान 1 होता है और इसका मान कुछ हो सकता है, तो इसका सूत्र होगा। इसी में एक और, जैसे हमने एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट और एक और एप्सिलॉन, उसको भी देखो, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, देखिए एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन किसी माध्यम में वस्तु का किसी माध्यम में परावैद्युतांक, और ये वायु का परावैद्युतांक, ठीक, वैद्युशीलता माफ करिएगा, सॉरी, कि इसका परावैद्युतांक और इसका वैद्युशीलता, वायु में वैद्युशीलता और इसका माध्यम में वैद्युशीलता, इसका परावैद्युतांक है के का, और ये माध्यम में, और ये तो ये सूत्र अब देख लेंगे। अब इसके आगे मेरा टॉपिक है, आगे बढ़ रहा है, कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। देखिए सदिश स्वरूप में क्या है, जो कूलॉम का नियम है वो सदिश की तरह भी है। अगर दो आवेश है, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है, मान लीजिए कि दो पॉजिटिव है, Q1 और एक Q2, तो इनमें जो बल होगा F1, मान लीजिए कि ये जो इस पे बल लगा रहा है F1, और ये जो इस पे लगा रहा है F2, तो F1 बराबर माइनस, ठीक, इसका अर्थात ये न्यूटन के तृतीय नियम
उसका पालन करता है कि हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं उसके विपरीत उतना बल लगता है, अर्थात ये जितना बल लगाएगा उसके विपरीत दूसरा आवेश इस पर लगाएगा। इसका एक और दूसरा, यह केंद्रीय बल है, जो वैद्युत बल है ये केंद्रीय बल, ठीक है। अब इसका दो प्रॉपर्टी है। अब हम आगे जाएं, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। सदिश स्वरूप, सदिश स्वरूप में इसका सदिश में अगर हम किसी दो ठो आवेश है, दोनों आवेश Q1 Q2 हैं, तो अगर एक पर बल लगा रहा है उसके विपरीत वो बल लगाएगा, और ये वैद्युत आवेश केंद्रीय बल। और बहुल आवेशों के बीच बल, बहुल आवेश मतलब कई ठो आवेश हैं उनके बीच में बल। मान लीजिए कि एक F1 है, F2, F3, F4, F5, कई ठो आवेश हैं, छठो बल है। तो बल तो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी लिखिए, बना कोई परेशानी नहीं। अब इनका हमें परिणामी निकालना है तो वेक्टर से योग करके निकालेंगे, ये नहीं कि बीजगणितीय रूप से निकालेंगे, ठीक। वेक्टर के तरीका से निकालेंगे, जिसे हमने 11 में पढ़ा, त्रिभुजीय विधि द्वारा या समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा, किसी तरह आप निकालिए, लेकिन वेक्टर के तरीके से निकालना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने उदाहरण लिया, एक बिंदु पर यहाँ से समांतर चतुर्भुज निरूपित कर रहे हैं दो, मान लीजिए कि F1 और F2, तो जो इनका परिणामी होगा वही है। मान लीजिए कि मैंने F से डिनोट कर, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, F बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो आपको क्या सदिश विधि द्वारा हल करना है, यानी कि बीजगणितीय रूप से मान लीजिए कि इसको इस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे उसी तरह, लेकिन हल करेंगे सदिशीय विधि द्वारा। मान लीजिए कि लिखने के लिए तो हम इसी तरह लिखेंगे, मॉड वेक्टर F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डाटा, लेकिन हल करेंगे हम सदिशीय विधि, ठीक है। तो आगे चल रहे हैं। इसके बाद का क्या टॉपिक है मेरा, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में वह निष्कोणीय वक्र हैं जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलता है, ठीक। वैद्युत बल रेखाएं वो रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई हुई रेखाएं हैं, निष्कोण वक्र हैं जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश गति करता है। मान लीजिए ये बल रेखाएं, ये रही आपकी, मान लीजिए कि ये बल रेखाएं, मान लीजिए तो इस पे एक धन आवेश, स्वतंत्र धन आवेश गति करता है। इस पर जिधर गति करेगा वही इसकी रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं। अगर इसकी स्पर्शी को हम खींचे तो उसकी वो दिशा को प्रदर्शित करें, ठीक। इसका गुण में ये है, वैद्युत रेखाएं आपस में कभी काट नहीं सकती। क्यों? देखिए, अगर मान लीजिए कि कटा दें, एक ये है और एक ये, तो यहाँ पे दो ठोस स्पर्शी खींचा जाएगा, एक यहाँ ऐसे, एक वैसे, तो इसका मतलब कि वहाँ पे दो दिशाएं प्रदर्शित हो रही हैं, तो यह संभव, क्योंकि एक ही दिशा है, तो इसलिए काट नहीं सकते। और ये लचकती डोरी की तरह व्यवहार करता है, तो देखते हैं कैसे। लेकिन ये देखिए, ऋण आवेश पर अनंत से रेखाएं आती हैं और धन आवेश से निकलकर अनंत तक जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा खींच रहे हैं। देखिए, इसे मान लीजिए कि एक धन आवेश थोड़ा बड़ा बना है, तो इसके लंबवत बल रेखाएं निकलकर अनंत तक जाती हैं, ठीक। अगर वही ऋण आवेश है तो अनंत से उस आवेश तक लंबवत। अगर मान लीजिए कि ये दोनों संपर्क में रखा जाए, तो इससे देख लीजिए, जब जो आकर्षण की बात हो रही है, इससे खुद आपको पता चल जाए कि हाँ आकर्षण होता है। तो देखिए, हम लोग खींच रहे हैं, एक प्लस आवेश का और एक ऋण आवेश का,
तो देखिए मान लीजिए कि एक प्लस आवेश और ये हो गया ऋण आवेश, तो इसमें ये यहाँ से निकल कर मतलब प्लस आवेश से निकल कर अनंत तक जाती है रेखा। तो लीजिए निकाल देते हैं, देखिए, और इसमें अनंत से ऋण आवेश में आती है तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ से जब ये निकलेगा मतलब यहाँ से भी आती है अनंत से, और ये तो निकल जाता है भाई, कोनो परेशानी नहीं, अनंत तक निकल जाता है, यहाँ से निकलता है और ये आता है। वही यहाँ से अनंत से रेखाएं क्या होती हैं, ऋण आवेश में आती हैं, तो इसे भी बनाती है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यही धनावेश में अनंत, धनावेश निकल कर बल रेखाएं अनंत तक जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये लचकती दूरी की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यही है, आपके बल रेखाएं खींचने के लिए पूछ सकते हैं। अगर यही मान लीजिए कि दोनों धन हो या दोनों ऋण हो, तो आप देखिए थोड़ा सा, पहले हम धन पर ले रहे हैं, तो आपको ये हमेशा ख्याल रखना होगा कि धन पर उस धन आवेश से निकलकर अनंत तक बल रेखाएं जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखकर बल रेखाएं खींचना चाहिए। आप तो खींच लें, कोई परेशानी नहीं। देखिए धन आवेश है तो यहाँ से बल रेखाएं अनंत तक जाएंगी, दो गई। अब देखिए इधर से भी जाना चाहिए ना, पहले देखिए, तो ये तो दोनों प्रतिकर्षित न कर रहे हैं, तो तुरंत इसका मुँह टेढ़ हो जाएगी, वो भागा भैया हमरे नहीं रहे वो नहीं होगा, देखो वही लड़ता खेले ना। तो देखिए, तो यहाँ से ये मुड़ जाएंगे, अरे यहाँ से भी मुड़ जाएंगे, ये आपस में मिलेंगे नहीं। अगर ये प्लस माइनस आता तो उसमें चला जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों एक ही प्रवृत्ति के हैं, तो ये बेचारा कहाँ चल जाएंगे, और पीछे का प्रोसेस वही होगा, यहाँ से निकल कर जाएंगे। अब देखिए तो देखिए बीच में उदासीन बिंदु बन जाएगा। उसका सूत्र भी आप लोगों को मैं बता दूं, उसका सूत्र होता है Q1/R2² बराबर Q2/R1²। उदासीन बिंदु का ये आपका सूत्र है, R1² और R2², मतलब Q1 के जगह पे Q1 के नीचे R1 और Q2 की जगह पे, मतलब ये है कि अगर मान लीजिए Q1 आवेश है तो इसकी R1 दूरी पर ये उदासीन बिंदु मिलेगा और इसकी R2 दूरी, अगर Q2 है तो इसके R2, बीच में उदासीन बिंदु अर्थात वहाँ पर कोई वैद्युत बल रेखा नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत समय हो रहा है। बहुलावेशों के बीच बल हमने बता दिया है। अब आपका टॉपिक है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल आपको थोड़ा सा बता दें, कहीं कि भाई इतना जल्दी तो आएगा नहीं। आपको दो आवेश हैं, आवेश नहीं, वैद्युत बल में क्या होता है कि दो पिंडों ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल नहीं कार्य करता। ये तो बात है, पहले ही आपको एक मैंने गुण बता दिया। दो ब्रह्मांड के किन्हीं दो आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इन दोनों आवेशों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन देखिए कूलाम में क्या होता है, द्रव्यमानों के मतलब m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इसको हटाते हैं तो g लग जाता है, g m1 m2 अपॉन r²। मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैद्युत बल की। अब देखिए हमने बात कर लिया, अब ये दोनों आवेश ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण नहीं, इसमें भाई प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो पहला बात ये हुआ कि ये आकर्षण बल पर निर्भर करता है, ये प्रतिकर्षण, तो इसका और इसका मान हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और वर्ग के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है, इसमें सिर्फ आकर्षण होता है, और ये माध्यम पर भी निर्भर करता है। देखिए मैंने बताया था कि एक ही जगह पर
1/ε0 इसे के डैश कर देते हैं, के होता है। अर्थात अगर वायु में रहेगा तो 1/4πε0, अगर कहीं और चला जाएगा तो के का मान परिवर्तित होगा। तो अर्थात ये माध्यम पर भी निर्भर करता है, लेकिन इसमें कोई मतलब माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो इससे ही फायदा हुआ कि, और देखिए ये आकर्षण प्रतिकर्षण पर दोनों में निर्भर करता है, लेकिन ये हमेशा आकर्षण निर्भर करता है। तो इससे ये फायदा हुआ कि m1 m2 एक प्रकार के होते हैं, अर्थात द्रव्यमान में कोई भिन्नता नहीं होती, लेकिन आवेश में भिन्नता होती है। दो प्रकार के आवेश हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तभी तो एक बार आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। ठीक, तो हमने बता दिया। अब आगे जो अगला टॉपिक है आपका, हमें अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा है, E बराबर F/Q, इसका होता है Q अर्थात Q नॉट या कुछ भी हो, Q नॉट होता है परीक्षण आवश्यक। तो F बराबर मैंने आपको बताया था, F बराबर K Q1 Q2/R²/Q। तो मान लीजिए Q है तो या तो Q1 ले तो या इसे Q ले लें, ये हो सकता है, तभी तो निकालेंगे। तो आपस में Q या लेंगे, तो E बराबर निकल जाएगा K Q2/R²। यही आपका K की जगह आपको पता है 1/4πε0 या 1/4πε0 K होता है। अब देखिए इसका, देखिए हम इसका मात्रक देखें तो आपको पता है एप्सिलॉन का, अगर हम वेक्टर ई का अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम मात्रक देखें तो F का आपको पता है न्यूटन और Q का कूलम। तो अब आपका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, हो गया। तो आगे चले। अब देखिए सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। अब देखिए सतत आवेश वितरण, देखिए सतत आवेश वितरण तीन तरीके से हो सकता है। एक तो रेखीय आवेश वितरण, एक पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। आप स्वाभाविक ही जानते होंगे रेखा, एक ये लंबाई का जो है रेखा है कि नहीं, तो आपका L लंबाई का, तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व तो होता है लैम्डा बराबर Q/L होता है। रेखीय आवेश घनत्व, जो आवेश का रेखीय घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। अब देखिए L लंबाई का है, इस पे प्लस Q आवेश क्या किया, अर्थात प्लस Q जनरेट किया गया, इस पे लगाएंगे। और ये L लंबाई का छड़ है, तो इस पे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। ये रेखीय आवेश घनत्व आप याद कर लीजिए। मान लीजिए कोई सरफेस है, कैसा हम बना दे रहे हैं। अब देखिए सरफेस मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व तुम्हें पढ़ना। तो पृष्ठ का जो है आपका पास क्षेत्रफल होता है A, इसका क्षेत्रफल A, हम इस पे आवेश जनरेट कर रहे हैं। मान लीजिए प्लस Q आवेश हमने जनरेट कर दिया, तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, किस सिग्मा से। तो Q/A हमेशा वही होगा, अगर Q/A हो जाएगा तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, अगर Q/L हो गया तो रेखीय आवेश घनत्व। अब जो है आयतन आवेश, ये dV आयतन V, तो मान लीजिए कि हमने प्लस Q आवेश हर जगह डिनोट कर दिया, चूंकि ये भी है तो इसका हो जाएगा ρQ/। याद क्या करना है, रेखीय आवेश घनत्व बस लैम्डा से ये डिनोट करना है कि डिनोट किससे करना है, बस रेखीय आवेश घनत्व होगा तो Q/L, पृष्ठीय आवेश घनत्व Q/A, अगर आवेश आयतन आवेश घनत्व होगा तो Q/V। ठीक, तो यही आपका हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं आसान से, क्योंकि देखिए हमारे किताब में समाकलन भी तरीका से दिया है और एक आराम से बिना समाकलन का भी देख लें। ठीक, तो इतना आपको समझ में आएगा। अब आपको देखिए, जैसे मान लीजिए रेखीय आवेश, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता।
लेकिन रेखीय, अब यहाँ से देखिए, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लीजिए कि एक L लंबाई की छड़ है, ले लिए, इस पे प्लस क्यू आवेश जनरेट, किसी बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ से कोई बिंदु ले लिए, आर बिंदु, पी ले लें, चाहे क्यू ले लें, आर ले लें, हमारा नाम अमित है तो हम ए ले लें, चाहे जो मन की तो ले लें, लीजिए, ले लीजिए। तो रेखीय आवेश घनत्व तो निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रेखीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको पता है E बराबर के Q1 Q2 अपन है। तो देखिए इसमें ये परेशानी है समाकलन वाली, अगर आप मैथ में समाकलन पढ़े हैं तो ठीक, और नहीं पढ़े हैं तो बिना समाकलन वाला पहले बता दें, ठीक। तो ये Q1, ठीक है, यहाँ पर आपका ये है, इसे हम कर रहे हैं Q1 और इसे मान रहे हैं Q, तो Q2 तो आपको पता है, लेकिन जो यहाँ पे Q1 है इसे कैसे हमने बताया, रेखीय आवेश घनत्व बराबर लैम्डा अपान, यहाँ पे Q1 है तो Q1 अपान L, तो अगर हम Q1 का मान निकालें तो लैम्डा L हुआ, स्वाभाविक है, आपको पता होगा, तो इसे समीकरण 1 कर सकते हैं। तो अगर आपको झटका से याद करना है तो समाकलन वाले तरीका से आप भूल जाएंगे, लेकिन जरूरी है अगर परीक्षा में पूछे तो उसी तरह लगाना होगा, लेकिन अगर आपको याद करने की बात है तो E बराबर के Q1, यहाँ पे Q2 है तो Q1 की जगह पे लैम्डा डी है अपान आर स्क्वायर, आपका यही होगा, कोई परेशानी नहीं। अब मान लीजिए कि सरफेस पे आ गए, इसका क्षेत्रफल A प्लस आवेश मैंने जनरेट कर दिया, ओके। इससे R दूरी पर एक है Q2, कोई भी ले रहे हैं, A नाम है, ठीक, A इसलिए ले रहे हैं। अब देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, Q पहले मान लीजिए Q2 ले रहे हैं, अब Q की जगह पे आपको मैंने बताया सिग्मा बराबर, बताया होगा सिग्मा बराबर यस अपान ए, पता है कि नहीं, पता है, तो यस अपान ए, तो Q2 एस अपान ए, एस सिग्मा क्यू अपान ए, यार यस सरफेस Q अपान ए, तो अगर हम यहाँ से Q1 का मान निकालें, यहाँ पे Q1 है तो Q1 का मान निकालेंगे तो सिग्मा ए अपान आर स्क्वायर। अब इसी तरह तीसरा है, ठीक है, आयतन, इसमें मैंने प्लस Q जनरेट कर दिया, इससे R दूरी पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यहाँ पे कोई बिंदु Q2 है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, मान लीजिए इसका मान Q2 है तो पहले Q2 और Q1 इसका मैंने बताया रो dV मतलब V अपान Q अपान V, यही ना बताएं, तो हमें Q का मान निकालेंगे तो रो V अपान R स्क्वायर, आपका यही हो गया, 3 खत्म, आपका यहाँ तक खत्म। अब लास्ट 2 टॉपिकें बची हैं जिनमें से 4 सूत्र निकलेंगे, फिर आपका पहला चैप्टर समाप्त। तो यहाँ तक उतार लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। वैद्युत ध्रुव क्या होता है, आप कार्बनिक रसायनों में बहुत पढ़े होंगे, HCl, HBr, H2O, etc, अर्थात 2 आवेश हैं, 2 आवेश समान होंगे, जैसे परिमाण में तो समान होंगे लेकिन उनका जो प्रकृति होगा वो विपरीत होगा, और सूक्ष्म दूरी अंतराल पर वो व्यवस्थित होंगे। जैसे मान लीजिए ये प्लस है और ये ऋण है, इनके बीच की दूरी जो d है सूक्ष्म, तो इनका जो मान होगा P, वैद्युत ध्रुव को हम P से डिनोट करेंगे। मान लीजिए कि ये प्लस Q है और ये माइनस Q, तो किसी एक आवेश के मान को और उनके बीच के दूरी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन अधिकतर किताबों में आप देखेंगे तो P बराबर 2QL मिलेगा, अर्थात जो D की जगह पे 2L रखा जाता है। क्यों?
क्योंकि जो आने वाले सूत्र हैं वो आसानी हो जाते हैं। जब निगमन आप करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो ये जो 2l है ये बहुत आपका सहायता करेगा। ये भी सही है, ये भी सही है, आप जो याद करें। तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक बहुत ही मज़ेदार है। देखिए कैसे, हो P बराबर Q का AT, आपको पता है विमीय सूत्र निकालें, विमीय सूत्र। तो Q का AT का है कि बताएं, Q बराबर AT 50/50 A सेकेंड, मतलब सेकेंड का T, तो AT। और L का L होगा, तो देखिए मतलब लंबाई का L होगा, आपको पता, इसे भूलिया देंगे। अब देखिए इसको याद करने का तरीका है, अटल, चाहे अगर मान लीजिए आप बहुत हुक्कों लतखोर हैं तो LAT, या आप गाना के संगीत के शौकीन हैं तो लता LTA, आप किसी तरह याद कर सकते हैं। अटल, अगर आपको पॉलिटिशियन में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप अटल जी को याद करें। अब तो के जरूरी बात कि नहीं हम पाइबे करब तो ही याद करा LAT, अच्छा है संगीत में शौकीन बात लता जी की याद करना LTA। तो ये खत्म। अब हम आ रहे हैं लास्ट टॉपिक पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी आपके पास 3 कंडीशन, दो ये वाली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी स्थिति थोड़ा मिट जा रहा है, ठीक है। तो पहला है अच्छी स्थिति, फिर उसके बाद निरक्षीय स्थिति, और तीसरा कोई भी स्थिति। तो देखिए अच्छी स्थिति में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव है कोई इन डाल पोजिशन, अच्छी है मतलब इसके अक्ष पर है, अगर कोई क्यू आवेश है, अच्छी स्थिति द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पे क्यू नहीं, बस r, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे p रख सकते हैं, लेकिन हमारा नाम a रखेंगे। तो इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 2p/r³ होगा, 2p/r³। आपको मात्रक मैंने बताया न्यूटन पर कूलम। अब देखिए एक और मैंने बताया निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति का आप देख लीजिए, ये डेरिवेशन का क्लास नहीं है, एक 1 शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा, डेरिवेशन में मैं इसका बताऊंगा। तो देखिए प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इससे r दूरी पर ये क्या है, निरक्षीय स्थिति, मतलब ये अक्ष पे है और ये बिना अक्ष पे है। तो इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 p/r³, मात्रक आपको पता है न्यूटन पर कूलम हो गया। अब जो लास्ट है आपका किसी भी स्थिति है ना, किसी भी स्थिति, तो किसी भी स्थिति में मान लीजिए कि स्थिति देखिए यही वाला हमारे, ये वाला आप याद कर लीजिए पूरा एकदम इम्पोर्टेंट। देख लीजिए मान लीजिए यहाँ पर निकालते प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इससे r दूरी पर हमें निकालना, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर ए बिंदु, तो E बराबर इसका सूत्र होता है 1/4πε0 p/r³ √1 + 3 cos² न्यूटन पर कूलम, 1 + 3 √1 + 3 cos² थीटा। अब देखिए इन तीनों सूत्र में आपका ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम अच्छी स्थिति का भी इससे गणना कर सकते हैं, क्योंकि कोई स्थिति में अच्छी भी आ जाएगा और अच्छी भी आ जाएगा। तो इसे थोड़ा सा देखते हैं, अगर हम cos 90 का मान रखें, 90 रखेंगे तो कहाँ चले, आप देख लीजिए 1/4πε0 p/r³, cos 90 का मान क्या होता है, 0, पता है ना, पता है ना। देखिए p/r³ 1 + 3, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको 0 करते हैं, तो अर्थात E बराबर 1/4πε0 p/r, √1 का 1 ही होगा। तो देखिए
आ गया ना। अब देखिए, अब इसी तरह अच्छी स्थिति का भी रखेंगे तो आप आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र आपका एक वीडियो में अर्थात वन शॉट वीडियो में पूरा खत्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।